क्या स्टूडेंट्स एक वनरेबल सेक्शन बन चुके हैं जिनको एक्सप्लॉइट कर रही हैं वो ताकतें जो भारत के अंदर सीधा ब्लास्ट ही करवाना चाहती हैं? मैं ये बोलूंगा जंतर मंतर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, सीजेपी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, अब जो इलाहाबाद के मेडिकल कॉलेज से खबर आ रही है, या ये स्टूडेंट्स वही हैं जिनको सारी सुविधाएं मिलके भी इतने रेडिकलाइज हुए हैं, वो सोशल मीडिया से हैं, भारत के बाहर से हैं, इतने सारे आजकल एल्गोरिथम्स आ गए हैं इंस्टाग्राम से लेके व्हाट्सएप पे कि आप घर बैठे बैठे भी रेडिकलाइज हो रहे हैं। आप डॉक्टर शहीन और वो पूरा गिरोह जो रेड फोर्ट पे ब्लास्ट कर रहा था उसके बारे में आप जानते हैं, और अवेयरनेस भी बहुत है। शायद इसी अवेयरनेस की वजह से जो मैं आपकी स्क्रीन पे न्यूज डाल रहा हूं, बॉम्ब मेकिंग डॉक्यूमेंट मिलता है अयोध्या के मेडिकल कॉलेज के अंदर, बॉम्ब मेकिंग, और उसमें पूरी डिटेल्ड है, बॉम्ब का चार्ट बना हुआ है, बहुत ज्यादा उसके अंदर ऐसी चीजें दी हुई हैं जिससे आप आराम से बॉम्ब बना पाए। तो अब ये स्टूडेंट्स क्या है, एक रेडिकलाइजेशन नया खतरा है, इनोवेटिव पुलिसिंग चाहिए होगी, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स को आप बहुत सेफ कैटेगरी मानते हैं। ये सब डिस्कस करने के लिए भारत में जिनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता ये माइंड, ये प्रॉब्लम, ये चैलेंज, वो डीजीपी विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। थैंक यू सर फॉर टेकिंग आउट टाइम। थैंक यू शरण जी, आपने बड़ी कृपा की और इस विषय पर आपने चर्चा के लिए मुझे आदेश दिया है, जो कि मेरा बड़ा प्रिय है और दशकों से मैंने इस पे काम किया है। आपका ये कहना कि विद्यार्थी और वल्नरेबल सेक्शंस ये कोई सामान्य इन्वेस्टिगेशन नहीं है, और मैं आपको क्या बताऊंगा, आपका इतना अनुभव है क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में। टू गो बिहाइंड द आई बॉल्स ऑफ अ टेररिस्ट, टू गो बिहाइंड द आई बॉल्स ऑफ अ टेररिस्ट, उसके दिमाग में चल क्या रहा है। एक सामान्य इन्वेस्टिगेशन तो केवल सतही तौर के ऊपर आप उसकी विवेचना करेंगे, लेकिन आपकी शुरुआत विवेचना की इन्वेस्टिगेशन की तभी होती है जब आप सतह से नीचे जाते हैं, उसकी परवरिश, उसकी तरबियत, उसके संस्कार, उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री और उसकी सोहबत के बारे में जानकारी करते हैं, जो कि अगर देखें तो किसी भी इन्वेस्टिगेशन प्लान का नहीं है। आपने अयोध्या मेडिकल कॉलेज, राजर्षि दशरथ स्टेट मेडिकल कॉलेज के लड़के जो सरफराज है फर्स्ट ईयर का, आपने उसकी तरफ बताया है। प्रश्न ये उठता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन करना है, उसके पास से एक आपत्तिजनक पैम्फलेट मिला, उससे पूछताछ हो रही है, और इस लड़के ने अपनी पूछताछ में ये बताया है कि मैं चूंकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से बड़ा प्रेम करता हूं, उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, तो रात को मैं शहीद भगत सिंह के बारे में यूट्यूब देख रहा था, तो बम बनाने के बारे में जैसे शहीद भगत सिंह प्रयासरत रहते थे, तो मेरे दिमाग में भी ये बात आ गई कि आखिर अगर वो बम बना सकते थे तो हम क्यों नहीं बम बना सकते हैं। और वही दिमाग में उधेड़-बुन लेकर के जब मैं सोया, तो रात को मैंने ये गलती से ये चार्ट बना लिया। इंडिया टुडे की मैगजीन उठा करके देखिए, और ये चार्ट जो सरफराज ने बनाया है, इस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो बॉम्ब का क्रॉस सेक्शंस, उसके डायमेंशंस, उसके मटेरियल, उसके इंग्रेडिएंट्स, उसकी सावधानियां एक जैसे आपको मालूम पड़ता है कि आपने जेमिनाई को या चैट जीपीटी को दे करके आपने उसको, हालांकि मैं ये भी बता दूं कि चैट जीपीटी, जेमिनाई इस तरीके के खुराफात के काम नहीं करते हैं, वो पहले ही मना कर देंगे। और कहीं ऐसा ना हो कि इनबिल्ट है कि ये लड़का जब पूछ रहा था बम बनाने के तरीके, तो लेने के देने पड़ जाए, 24-26 बनने गए थे, डूबे भी नहीं रहे, तो कोशिश भी ना करें आप, अगर कोई साहब के मन में कोई वलवला उठ रहा है। लेकिन आपके प्रश्न का ये कि जो इलेबोरेट नक्शा ये इत्तेफाकन नहीं बना है। सरफराज रहने वाले कहाँ का है? बलरामपुर। इश्करण जी कुछ याद आ रहा बलरामपुर के बारे में? छांगुर के बारे में आपने जी सर आप ही बताइए पूरा ये भान जी। छांगुर के बारे में आपने याद किया होगा, 500 करोड़ का ये ताबीज बेचने वाला फर्जी जो कि रेडिकलाइजेशन की फैक्ट्री चला रहा था, वही बलरामपुर जिसने वहां के थाने में एक मजार नाम का एक इसने स्ट्रक्चर बना दिया था और थाने तक की जमीन पे कब्जा किया था। ये उसी बलरामपुर का रहने वाला है सरफराज। तो सोहबत, तरबियत, पुलिस से मेरा परामर्श होगा, ब्राउजिंग हिस्ट्री उसकी जरूर देख लें। स्कूल में जाके उसकी कहते जनरल रेपुटेशन, शोहरत आम, इसको पता लगा लें किसके साथ उठता बैठता था और क्या इसकी बातचीत का एक फाउंडेशन और बेस क्या होता था। उससे आपको इसकी पर्सनालिटी के बारे में you will get a window into his personality, and this is very important. More than the investigation, it is good to get to the window of the personality. आपने अपने प्रारंभिक संबोधन में शरण जी ये फरमाया था कि मेडिकल स्टूडेंट होने के बावजूद, तो मैं तो ये कहूं क्या काबुल में गधे नहीं होते हैं?
हर शाख पे उल्लू अगर बैठ रहा है तो इन्वेस्टिगेटर्स का काम थोड़ा कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। आप याद करें 10 नवंबर को रेड फोर्ट पर जब ब्लास्ट हुआ था और उसमें जो डॉक्टर्स नाम है डॉक्टर उमर उल नबी, मास्टर रेडिकलाइजेशन वाला, मुजम्मिल शेख, अब्दुल अहमद राथर जो सहारनपुर में जाकर के नौकरी करते थे, निकाह किया था, गाड़ी में से AK-47 मिली थी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट शाहीन सईद जो जमात उल मोमिना की, जैश ए मोहम्मद की, उनको अपॉइंट किया था पूरे हिंदुस्तान की जमात उल मोमिना, और जमात उल मोमिना की तरफ से उनको सदर बनाया गया था। लेकिन ये संतोष का विषय है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी और उसने जो ये नर्सरी बनाई थी चरमपंथियों की, वो पूरी तरीके से बेनकाब हो गई। बॉटम लाइन ये है कि हमारे जो राजनेता थे जिन्होंने अल फलाह को सस्ते या मुफ्त में जमीन दी, जो उनके चीफ गेस्ट होते रहे, उनको एन केन प्रकारेण UGC की मान्यताएं उपलब्ध कराएं, चिंता का विषय यहां है। जो भी अनियमितताएं अल फलाह के प्रमोटर्स ने की, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की आपने। बहरहाल अब हम आते हैं कि इस चीज के बारे में जो हमें सावधानी बरतनी है, इसका खतरा क्या था। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि ये लड़के को जब ये पीली धोती और गेरुआ कुर्ता पहन करके ये अयोध्या जाता था तो क्यों जाता था। एक सरफराज नाम का लड़का, ये असामान्य बात है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। पीली धोती और गेरुआ कुर्ता पहन करके अयोध्या क्या रखी करने जाते थे। आप कहां ब्लास्ट करेंगे और क्या करेंगे। इसके पहले भी आप याद करें, आज से लगभग 15 साल पहले कनक भवन में 5 लड़के ऐसे ही जो हिंदू नहीं थे, कनक भवन में जाकर के एक स्केच मैप और साइट प्लान बना कर रहे थे। आप हिंदू हैं नहीं, कनक भवन में जा रहे हैं और आप वहां का साइट प्लान बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं। ये तमाम चीजें जब इन्वेस्टिगेटर्स को, पुलिस को देखना होगा और जरा बारीकी से देखें होगा। सोशल मीडिया की पेट्रोलिंग आप बढ़ाएंगे, और सोशल मीडिया की पेट्रोलिंग जब आप बढ़ाएंगे और अपने तरीके से करेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। अब हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं इस विषय से आगे। आपने ये भी कहा कि हिंदुस्तान की, जी सर मैं इसी में एक दो चीजें, क्योंकि आपने जो बोला जानना चाहूंगा। एक बात तो सर, जो ये भगत सिंह जी का उदाहरण देते रहते हैं, वो कॉलोनियल पावर से लड़ रहे थे, बट ये बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि यूथ को फैसिनेट करके भारत के ऊपर हमला करने के लिए कीजिए। दूसरी जो ये बात सर आपने बताया भी कि ChatGPT या जेमिनी पे जाओगे तो आप लीगल ट्रबल में पड़ जाओगे, वो प्रॉम्प्ट दोगे तो वो बोल देता है कि ये इलीगल प्रॉम्प्ट है, हम ये नहीं करते। बट सर ये भी तो भारत की सिक्योरिटी का थ्रेट है कि आप नेट पे जाके अलग जगहों से बॉम्ब मेकिंग टेक्निक सीख पा रहे हैं, आप ले पा रहे हैं। तो सर उसको भी जब आप कैसे डील किया जाए कि लोग जो करना चाहते हैं, क्योंकि इसके अंदर डॉक्यूमेंट आ रहा है केमिकल लिए, अमोनियम कार्बोनेट, रेड फास्फोरस, रेड सल्फाइड, नाइट्रिक एसिड। तो ये चीजें आप अगर कॉलेज में हैं, लेबोरेटरी में हैं, आप कुछ जस्टिफाई कर सकते हैं यूज। तभी ये दोनों एग्जांपल वहां से आ रहे हैं कि भैया आप एक जो रेगुलर सप्लायर से ले रहे हैं, कुछ भी आप केमिस्ट बोल सकते हैं, आप कुछ अलग अलग ले लिया आपने। तो सर उस पे कैसे डील किया जाए कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं कि ये गलत जगह ना जाए या मिसयूज ना हो और ये नेट पे अवेलेबल आपको नो हाउ ना मिले। इश्करन जी, आपको जान के खुशी होगी कि अब इसके एल्गोरिथम पुलिस ने भी, पुलिस और फास्ट लर्नर्स, आप देखेंगे कि SSP श्रीनगर ने जिस तरीके से अल फलाह केस को जैसे डिसाइफर किया, तो आप ये देखेंगे जैसे अननेचुरल परचेस ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। आपके पास खेत 1 बीघा नहीं, आपने 2 ट्रक अमोनियम नाइट्रेट खरीदा, क्यों खरीदा। इसके अलावा आपकी सजायाबी हैदराबाद में हुई है ट्राइंग टू प्रोक्योर और ट्राइंग टू मैन्युफैक्चर दैट रीसिन, जो एक सिंथेटिक पॉइजन होता है, डेडली पॉइजन। तीसरी चीज, आप पहले भी इस्तेमाल में या इलीगल एक्टिविटीज में आप पहले, तो ये छोटी छोटी चीजें राइट अक्रॉस इंडिया थी, इसीलिए किसी पुलिस फोर्स को मालूम नहीं पड़ता था। कुछ फरीदाबाद में हुआ अल फलाह में, कुछ सहारनपुर में हुआ, कुछ हैदराबाद में हुआ, कुछ कश्मीर। लेकिन अब आपको टोटल पिक्चर अगर चाहिए तो आपके पास ऐसे एल्गोरिथम है कि जहां कहीं भी ये फॉल्ट लाइंस दिखाई पड़ेंगी, पूरी पिक्चर आपके सामने आ जाएगी, रेड फ्लैग्स आ जाएंगे। जो लोग और ज्यादा इसको देखना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि एक बड़ी अच्छी बेस्ट सेलर मूवी भी आई है और किताब भी है, और द साइलेंस ऑफ द लैम्प्स, जिनको देखना है इसके बारे में, प्रेडिक्टिव पुलिसिंग के बारे में, तो प्रेडिक्टिव पुलिसिंग में जिनकी रुचि है तो साइलेंस ऑफ द लैम्प चाहे मूवी देख लें, बड़ी रेसी मूवी है और बहुत अच्छी नॉवेल भी है। दोनों चीजें अमेजॉन पे अवेलेबल है।
तो प्रिडिक्टिव पुलिसिंग ने एक ऐसा हथियार है, लेकिन आपको अप्लाई करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा सरफराज में, आप चाहें तो इन्वेस्टिगेशन की इंग्रेडिएंट्स और खाना पूरी कल तक पूरे कर लें, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। That will be adding a new dimension to the problem, because Sarfaraz will get bail immediately, come out and then do a bomb blast. Make no mistake about it. वो बिल्कुल एम्बोल्डन हो जाएगा कि यहाँ की पुलिस तो इतनी डलर्ड है, वो तो सरफेस मीट सरफेस, 1 लाख रुपए उसके बाप ने जाकर के रिश्वत दे दी, मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन इसकी गहराई से जांच और हर ऐसी चीज की जांच अब लोकल पुलिस नहीं, एनआईए को करना चाहिए, या स्टेट की एसटीएफ को करना चाहिए। थाने लेवल पे ये जांच नहीं हो सकती है। तो सर पहले आप बोल रहे हैं कि जैसे ही ये थोड़ा भी शक आए टेरर का, सीधा स्टेट के अंदर एसटीएफ को या एनआईए को दिया जाए, लोकल पुलिसिंग की, ऑब्वियसली बिकॉज ऑल ओवर द कंट्री ये फैला हुआ है। क्योंकि एक डिबेट ये बहुत चलती है लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट, कई यहाँ तो स्टेट गवर्नमेंट को प्रॉब्लम नहीं होगी, कई जगहों पे स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट वांटेड टू गो आउटसाइड द स्टेट पुलिस फॉर वेरियस रीजंस। आपने बताया भी हुआ किस तरह पोल प्रॉमिस में तो जिनके ऊपर टेरर केसेस हैं विड्रॉ करने की कोशिशें भी हुई हैं इस देश के अंदर। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में ही हुई है, आपने बताया हुआ पहले बिल्कुल। सर। जी। तो सर अब आपको लगता है कुछ मैंडेटरी चीज करनी है जहां पे टेरर लिंक आ रहा है सीधा सेंटर को दिया जाए या एसटीएफ को दिया जाए, क्योंकि नेशनल कोऑर्डिनेशन हो सकती है? बहुत अच्छा सवाल इश्करण जी, और लॉ का जो जिसकी पकड़ हो वही ये सवाल सोच सकता था। अभी तक जो क्राइम होता था वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हुआ, रेंज लेवल का हुआ, स्टेट लेवल का हुआ, लेकिन ये जो टेरर क्राइम्स है ये नेशनल लेवल का है और इंटरनेशनल लेवल का है। इसलिए इसका इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग लॉ प्रोसीजर्स और अलग टूल्स हैं, और चूंकि ये बिल्कुल डिफरेंट लेवल है, एनआईए से आपने शुरुआत कर दी कि जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज हैं वो एनआईए करेगी, लेकिन इसको आपको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, क्योंकि एनआईए फिर उतनी ओवरलोड हो जाएगी कि आप उसको हैंडल नहीं करा पाएंगे। तो आपको ये चाहिए होगा या तो स्टेट की एसटीएफ करे एंटी नेशनल और टेरर केसेस, और या फिर सेंटर ऐसे सारे केसेस को लेकर सेंटर के द्वारा किया जाए, वरना ऐसे स्टेट्स की कमी नहीं है जो इस इन्वेस्टिगेशन को आप अपने लेवल पर निपटा देंगे और सेंटर को नहीं देंगे, सेंट्रल एजेंसीज को नहीं देंगे। एनआईए के लिए तो मैंडेटरी हो गया है, लेकिन एनआईए बीइंग फेयर टू देम कितने केसेस कर लेगी? सर वो तो प्रॉब्लम है ही, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाते हैं तो उसको इतना ओवरबर्डन कर देते हैं, वो फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं रहता। स्पेशलाइज एजेंसी बनाते हैं तो हर चीज स्पेशलाइज एजेंसी पे डाल देते हैं, दैट्स आल्सो बर्डन। पर सर जो आपने बात की है रेडिकलाइजेशन एल्गोरिथम्स की, यही मैं भी लेटेस्ट पढ़ रहा था न्यूज, शाहीन जो डॉक्टर शाहीन थी उनके अंदर भी एक तो फॉरेन लिंक, फिर डिजिटल कम्युनिकेशन, रिक्रूटमेंट टूल्स। तो सर क्या भारत को भी अब बैकडोर, जैसे यूएस में तो मानते हैं सब सोशल मीडिया के अंदर उनका बैकडोर है क्योंकि वही क्रिएट करते हैं, क्या भारत को भी अब ये फोर्स करना पड़ेगा कि हमारी इतनी मार्केट्स, मोर अ पॉलिटिकल क्वेश्चन, बट भारत को भी हमारी इतनी बड़ी मार्केट है, 80 करोड़ इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, फेसबुक पे अकाउंट है, व्हाट्सएप है, कि आप बैकडोर दीजिए कि जो कीवर्ड्स हैं या कोई वर्ड्स ऐसे यूज किए जाएं, जैसे प्लांट ले आइयो, आपको पता क्या क्या कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं, तो उसके अंदर वी कैन डू रियल टाइम, जो आपने बोला प्रिवेंटिव एनालिसिस एंड प्रिवेंटिव प्रोटेक्शन। Absolutely. Yeah, it is no longer an option, Ishkaranji. It is a compulsion. And every nation on the planet, except those 57 who perhaps are not threatened by terrorism, but every nation, and most of them are threatened by terror activities and the threats. अभी आपने देखा स्पेन में क्या हुआ, आप समझ सकते हैं कितनी भयावह स्थिति है। तो इसके मद्देनजर हर देश, और भारत को तो सबसे पहले करना चाहिए, गजवाए हिंद 2047 को इस्लामिक देश बना देंगे, तो भारत को तो टॉप गियर में आकर के फायरिंग ऑल द इंजन्स, हम जो कुछ भी कर सकते हैं इंक्लूडिंग आइडेंटिफाइंग दोज, आप 50 कह रहे हैं, मैं कहूँगा 200 कीवर्ड्स बना लें, उसको रोज अपग्रेड करें। डिक्शनरीज हमारी जैसे रिवाइज होती हैं, हम इन वर्ड्स और ग्लॉसरी को भी समय समय पर अपग्रेड करते रहें, ऐड करते रहें, जिससे कि कोई भी अगर कोई सस्पिशियस बात आती है वो तुरंत लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के सामने आ जाए। और अभी आपने देखा होगा कि जो इन चीज़ों को आईटी को लेकर के अभी बहुत चर्चा हो रही थी, मार्क जकरबर्ग को इन्होंने कहा कि आप माफ़ी मांगे क्योंकि आपने प्राइम मिनिस्टर की स्पीच को कैसे आपने फेसबुक से हटा दिया कुछ पलों के लिए, ये आपकी हिम्मत कैसे हुई, और अगर आपने हटाया तो उसके परिणाम होंगे। तो जो पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसकी अध्यक्षता निशिकांत दुबे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर रहे हैं, चेयरमैन पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन आईटी एंड कम्युनिकेशन, इन्होंने 3 अगस्त को इसके बारे में कार्रवाई की, माफ़ी मांगी के लिए इनसे कहा। दूसरे आपने कहा कि इतनी बड़ी मार्केट हिंदुस्तान में है और इनके ऊपर कोई नकेल है, वरना इनके ऊपर यह कार्रवाई होगी कि सेक्शन 79 आईटी एक्ट के अंतर्गत जो आपको एक प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन जो कि सेफ हार्बर का है, वो आपका प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगा। वैसे अगर इच्छा शक्ति प्रबल हो
तो आप सब कुछ कर सकते हैं। मैंने अपने कार्यकाल में फेसबुक आ चुका था, और आप याद करें कनाडा का बड़ा एक प्रेस्टिजियस ब्रांड हुआ था ब्लैकबेरी मोबाइल फ़ोन। जैसे आज आईफ़ोन है, तो ब्लैकबेरी की बड़ी धूम थी। तो वो तब उस ज़माने में क्रिमिनल्स का भी फ़ेवरेट हो गया था। तो जब हम लोगों ने 2-4 को पकड़ा, सबके पास से ब्लैकबेरी मिला, तो हमने इनको बुलाया, भाई हमें डेटा ला कर के दीजिए, हमें इसमें जो एन्क्रिप्टेड डेटा है उसको हमें चाहिए। तो 5 लोग आए थे, 3 लड़के, लड़के का मतलब यंग मैन एंड 2 लेडीज़। उनका सब हमारा जो है सर्वर वो कनाडा में है, हम मँगा नहीं सकते, वी कांट गेट इट। हमने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने, धंधा करो यहाँ, बैंक लुटवाओ यहाँ, और जब हम डेटा मांगे तो कह दो कि हम दे नहीं सकते हैं। तो हमने कहा अच्छा लड़कियों, तुम अपना पता दे दो, मोबाइल नंबर दो, तुम तो जा सकती हो। और लड़कों से हमने कहा कि अब आप यहीं मेरे ऑफिस में बंधक बने रहेंगे जब तक डेटा नहीं आएगा। आज तो मैं करूंगा सदाचार से बात, कल करूंगा शिष्टाचार से, और उसके बाद मैं क्या करूंगा आप अपनी भविष्य को समझ लीजिए, आपका होगा क्या। डेटा ला के दीजिए, चाहे ऑटोवा में हो चाहे कहीं पर भी हो, आई वांट द डेटा। और डेटा आ गया साहब। ये सारे इनके नखरे जो थे कि साहब हमारा कनाडा में है, ये वो है, उनका कनाडा में डेटा आपका होगा, हमारे यहाँ क्राइम करा रहे तो गर्दन आपकी मेरे हाथ में है, किसी गलतफहमी में न रहिएगा, आपका सूट वूट सब उतर जाएगा 2 मिनट में, आ गया डेटा। इसी तरीके से ये जो आपको रिफ्यूज करते हैं, आप इनका बिजनेस पे जरा थोड़ा इम्पैक्ट कर दीजिए, आप देखिएगा। आप कुछ कह रहे थे? सर नहीं, बिल्कुल यही, क्योंकि ये हमें बोल्ड पॉलिसी डिसीजंस की बात ही है, जैसे आपने किया क्योंकि यू इंसिस्टेड एंड यू फोर्स्ड इट, बट अदरवाइज बहुत जगहों पे फोर्स नहीं होता। रोज कोर्ट में आता है कि नहीं फोर्स कर पाते, हमारे पास ये नहीं है, पिटीशन डलती है 6 महीने साल भर, वो डिले हो जाता है। अब जैसे रशिया ने टेलीग्राम को बोल दिया, टेलीग्राम का फाउंडर ही टेररिस्ट है। फ्रांस ने अरेस्ट करके रख लिया था सर उसको, टेलीग्राम ऐप के 1 साल 1.5 साल कितनी देर उसको रखा रखा। तो हैज द टाइम नॉट कम कि भारत भी इस तरह मसल करे, क्योंकि सबसे ज्यादा टेरर तो हम फेस करते हैं हर देखिए, तरफ। भारत से ज्यादा इश्करन जी, भारत ज्यादा बिजनेस इनको कोई दे नहीं रहा है। करोड़ों करोड़ों का डेटा बेस है इनका, और आज के दौर में पैसा क्या है? डेटा इज द न्यू ऑयल, एंड दिस डेटा, द अमाउंट ऑफ डेटा दैट इंडिया फर्निशेस एंड द बिजनेस दैट इंडिया इज गिविंग, भारत जितना इनको व्यापार और वाणिज्य दे रहा है कहीं से नहीं मिल रहा है। टैक्स देते नहीं, सबसे बड़ी चीज, अभी मैं कभी बैठूंगा आपके साथ, इनकी टैक्स लाइबिलिटी बिल्कुल है ही नहीं। थोड़ा टैक्स भी देंगे कि नहीं करेंगे, कुछ आप लोग इसके बारे में सोचें और चूड़ी कसें इनके ऊपर, हर चीज के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर को प्रमोट करने में और टैक्स देने में। बिल्कुल सही कहा आपने। सर मैं लास्ट 2 खतरों पे आना चाहता हूँ। एक, कुलगाम में 3 दिन या 4 दिन पहले ये हुआ कि लेबर से छत्तीसगढ़ के टेररिस्ट ने फिर कास्ट पूछी, कम्युनिटी पूछी, ये फैमिली क्लेम कर रही है, आइडेंटिफाई किया और गोली मार दी। छत्तीसगढ़ के एक आई थिंक कुड नॉट सर्वाइव, एक का इलाज चल रहा है सर। तो सर ये अभी एक लो इंटेंसिटी नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू करने की कोशिश हो रही है। पहलगाम के लोगों को याद दिला रहा है कि आप अब पूछ-पूछ के गोली मारें, तो इन अ सेंस टारगेटिंग करें। इस पे मेरे 2 सवाल हैं। एक, क्या ये कि लोकल पॉपुलेशन, अगर आप बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं तो लोकल पॉपुलेशन में आपको फिर वो सिम्पैथी नहीं रह पाती, तो यहाँ पे आप टारगेटेड करें कि लोकल पॉपुलेशन तुम तो सेफ हो किसी भी रीजन में जहाँ पे आपका लोकल सपोर्ट है। और दूसरा, क्या ये रोक पाना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि इतने पोरस बॉर्डर्स हैं हमारे, ये जैसे आपने स्पेन का एग्जांपल दिया सर, कि ये रोक पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। डिफिकल्ट तो है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। आज से 2008 में जब मैं डीजी था तो अजीत डोवल साहब डायरेक्टर आईबी थे, उन्होंने मनमोहन सिंह साहब की अध्यक्षता में प्राइम मिनिस्टर थे कि 40% ऑफ द लैंड मास ऑफ इंडिया इज अंडर द कवर ऑफ नक्सल्स, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट। 40% भूभाग भारत का दक्षिण, ये आपका जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है उनके नियंत्रण में है। गृह मंत्री ने कहा कि हम 31 मार्च 2026 को उसको समाप्त कर देंगे, और समाप्त कर दिया। लेकिन जो इम्पॉसिबल टारगेट था, आपके सामने पश्चिम बंगाल की सरकार का हारना असंभव था, हार गई। और उनका हारना केवल एक इलेक्शन सामान्य नहीं था, वो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट और उसके ऊपर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसी तरह कश्मीर में जो टारगेटेड किलिंग है कि उनकी बिरादरी का कोई मरेगा नहीं, दूसरे की बिरादरी को देख देख करके पतलून खोलवा लो या पता लगा करके उनकी हत्या कर दो। मैं तो यही कह रहा हूं, मनोज सिन्हा साहब महामहिम और उमर अब्दुल्ला साहब ने कमर कसी है, कमर कसने से काम नहीं चलेगा। प्रबल इच्छा शक्ति और इंटेलिजेंस गैदरिंग, और जो पुलवामा किलिंग हुई थी उसमें हमारी बहुत बड़ी बड़ी चूक थी। अगर हम उन चूक की तरफ देख लें, यहाँ पर भी अगर हम देख लें, कोई आसमान से तो नहीं उतरते हैं। ये मैं मानता हूं कि इसमें यहाँ पर डिफिकल्ट है, पॉपुलेशन की जनसंख्या है यहाँ पर, शायद ये है कि जो छुपने की जो स्थान है वो बहुत ज्यादा है, कई एंट्री एग्जिट है। लेकिन आज आपके पास टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज है, आप इसको एक तरीके से अगर करना चाहें,
चरणबद्ध तरीके से आप एकदम से सबको मत कीजिए। स्टार्ट स्मॉल, ड्रीम बिग, बट इनिशिएट नाउ। एक एक जिलों करके सैनिटाइज करते चलिए, स्लो एंड स्टडी। इनके जो स्ट्रॉन्ग होल्ड से शुरू कीजिए और इनको च्यू देम अपार्ट। आपने इनकी फंडिंग, आपने इनके कैश फ्लो, आपने इनके एसेट्स को तो कर दिया, अब इनके मोरल और बैकबोन को तोड़ लीजिए। ये देखिए कुछ सामान्य एक बड़ी पिक्चर पे आप आ जाएं। बड़ी पिक्चर ये है कि नॉन काइनेटिक वॉरफेयर, पाकिस्तान एक भिखारी देश है, उसके पास भीख का कटोरा है, उसकी औकात नहीं कि भारत पे सीधा हमला करे। तो वो कर क्या सकता है? इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करेगा, रेडिकलाइजेशन करेगा, इस तरीके के टेरर अटैक्स और पिनप्रिक्स देता रहेगा। 1000 cuts to bleed इंडिया। और जैसा आपने देखा सीजेपी एजिटेशन वगैरह, इट इज ऑल अ पार्ट ऑफ नॉन काइनेटिक वॉरफेयर। इंफॉर्मेशन, लोगों में भ्रम की स्थिति और एक पैनिक रिएक्शन, वो तमाम चीजें ये पाकिस्तान कर रहा है। तो इसको जब आप इन टोटलिटी देखेंगे, क्या कारण है कि साहब जो लोग इस तरीके के धरने प्रदर्शन में आते हैं, उसके रिंग लीडर्स एक पर्टिकुलर एशियन अवार्ड है उसके विजेता होते हैं? क्या कारण है भाई? कुछ तो मैगसेसे अवार्ड की खुसूसियत है कि जो पा जाता है उसके सुर बदल जाते हैं। इसी तरीके से सीजेपी लीडरशिप के ऊपर अगर आप देखें तो 4 फंड, आज ही की ताजा खबर है कि 4 बड़े बड़े फंड से जिन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स, रुपीज ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स इनको दे रहे हैं। इसीलिए दिल्ली में एक ऐसे मकान में वो कोई लड़का है दास जो नंबर 2, वो 10-12 लाख के किराए के मकान में रह रहा है, काम के न धाम के, पाव भर अनाज के। तो इस तमाम चीजों को इश्करण जी अगर आप देखें तो बिग पिक्चर इज मच लार्जर। ये जाती है पाकिस्तान, पाकिस्तान से जाती है बांग्लादेश, बांग्लादेश से जाती है नॉर्वे, नॉर्वे से जाती है सोरोस, सोरोस जाती है मुस्लिम ब्रदरहुड, कि भारत की सोसाइटी को डिवाइड कर दें कास्ट में। इसलिए आपने देखा होगा कि जिस तरीके के नेता हैं वो पहले से ही कह रहे थे, कहीं भी जाएंगे आपकी बिरादरी क्या है, एयर होस्टेस पूछेंगे आपकी बिरादरी क्या है, आपकी बिरादरी में कितने लोग जो हैं डायरेक्टर हैं। और जब आपसे पूछेंगे कि पुलिस वाले जो मार खाए उनके बारे में, क्या तुम बीजेपी के हो, क्योंकि दे डू नॉट मैटर फॉर, उससे देश डिवाइड नहीं होगा। तो हमारी पहली प्राथमिकता है कि देश को कैसे टुकड़ों टुकड़ों में बांटे, जात में, संप्रदाय में। और इनको किसी ने दिया कि आप जो है थोड़ा, आपकी बोलचाल बड़ी मुलायम है, तो बातचीत को थोड़ा उग्रता ले आए। तो उग्रता ये ऐसी ले आए कि जो उल्टा और पड़ गया। अरे भाई, संतुलित तरीके से अगर आप उग्र होते, अपनी बात को कहने में सक्षम होते, तो बोल्ड हो जाते आप। अब आप जो हैं एरोगेंट हो गए हैं। तो एरोगेंस में और बोल्डनेस में बड़ा, एरोगेंस इज अ वीक मैन्स इमिटेशन ऑफ स्ट्रेंथ, और वही आप दिखा रहे हैं। तो ये जो नॉन काइनेटिक वॉरफेयर है इश्करण जी, इसके ये तमाम सिम्टम सामने आए। और अभी यही क्या, पश्चिम बंगाल में एक लड़का पकड़ा गया है, हकीम मंडल, वो भी एक टेररिस्ट है, और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड 4 साल की अर्पिता सरकार पकड़ी गई है। गौरव शर्मा जो आईजीएसटीएफ है, उन्होंने जो खुलासा किया है कि ये शहजाद भट्टी आईएसआई के गैंग के इनके 4 हैंडलर्स थे, राना उजैर, आबिद जट 333, और इन लोगों ने, राना उजैर, आबिद जट्टी, और इन लोगों के जो प्लान था, एक तो टेरर रिक्रूटमेंट, रेडिकलाइजेशन और नार्को टेरर, ये भी यहां पर थे, रेडिकलाइजेशन, नार्को टेरर वगैरह। सोशल मीडिया पे लोग बड़े एक्टिव रहते थे, सोशल मीडिया के जरिए आपके एसटीएफ ने इनको पकड़ा। मैं गौरव शर्मा आईजीएसटीएफ को बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इसके पास, मंडल के पास से मैक्सिको और यूके के सिम कार्ड्स मिले। और उसके बाद अगर आप ये देखें कि ये आईएसआई की हैंडलिंग और इनका जो मोडस ऑपरेंडाई था, शुभेंदु अधिकारी जी के मूवमेंट और उनके क्या हैबिट्स हैं मॉर्निंग वॉक वगैरह के, उसकी पूरी नजर रखना। और सबसे खतरनाक बात, सीजेपी एजिटेशन में वर्दी, पुलिस की वर्दी पहन करके जाना। वैसे भी आप ये देखिए, पीएम हाउस की ये पहुंच गए हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन, गए थे कि वहां पर हम खड़गे जी का जन्मदिन की मुबारकबाद देने। तो और उसके बाद कहा खड़गे जी की हालात खराब है तो हम जरा बाहर आ जाए, तो उनके लिए कुर्सी लिया। अब कुर्सी भी लगवा दी, तो उसके बाद दरी भी बिछा दो। उसके बाद आंदोलन, धरना बस यही रह गया था कि हलवाई बुला के कचौड़ी पकौड़ी और जलेबी और छनवा लेते, जो बच्ची कुची कसर थी। सवाल ये उठता है कि पीएमओ इज टॉप सिक्योरिटी एरिया, पार्लियामेंट की तरफ आप बढ़ ही गए, पीछे ये तब हटे इश्करण जी जब इन्होंने देखा कि सीआईएसएफ के अधिकारी कर्मचारियों ने बिना चेतावनी के ऑटोमेटिक वेपन तान के रखे थे।
वहां इनको मालूम पड़ेगा कि तंदुरुस्ती हजार नियामत, मारे गए तो सारा ये जो है रुतबा खत्म हो जाएगा। स्टारबक्स की कॉफी गटर में चली जाएगी। जो आपके डिजाइनर पिज्जा बर्गर 5 स्टार 7 स्टार से आ रहे हैं, फिर वो का कौन खाएगा? तो इसके मद्देनजर दे बीट हिस्ट्री रीड, वरना इनकी कुटाई होती बेभाव। और ये अगर मंडल पहुंच जाता तो ये ऐसे हालात पैदा कर देता कि टोटल केओस एंड पैनिक। ये तो खैर देश एक खतरे से उभरा है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं। इस एजिटेशन की फंडिंग को आपको एफसीआरए के जरिए और इनके माल को तुरंत करना चाहिए कुर्क। टॉप लीडरशिप को पहले मैंने कहा था कि इनको प्रिवेंटिव अरेस्ट पुरानी सीआरपीसी की 151 में, अब मैं कहूंगा एनएसए के अंदर इनको करिए बंद। आपका इम्तिहान नीट का हो चुका है, बच्चे मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले रहे हैं। हमारे मेडिकल कॉलेज बगल में जो है, यहाँ भी बच्चे आ गए हैं और सबकी एप्लीकेशंस आ गए हैं। तो इनके जो ये बेपेंदी के लोटे हैं और जो मौका परस लोग हैं, इनके ऊपर कार्रवाई का वक्त आ गया है। पुलिस अपनी ड्रिल और अपनी मजबूती को और अच्छा कर ले, महिला पुलिस की संख्या बढ़ा ले और नॉन लीथल ऑल्टरनेटिव्स को देख करके। इजराइल का एक बड़ा अच्छा है, क्योंकि हमने पहले भी पुलिस ट्रेनिंग में जाता था, मैं सजेस्ट करता, किसी ने हमारी बात को गंभीरता पूर्वक लिया नहीं। इजराइल का एक ऐसा है, ड्रोन के जरिए वो भीड़ के ऊपर, इसको कहते हैं स्टिंक बॉम्ब, वो ऐसा स्प्रे कर देता है कि दुर्गंध आने लगती है और दुर्गंध से घर वाले भी निकाल देते हैं। तो कुछ ऐसी चीज, कोई मरेगा नहीं। कहते पैलेट गन पैलेट गन पैलेट गन, तो पैलेट गन कौन सी बड़ी चीज है भाई? पैलेट गन में छर्रही तो लगे हैं, एपिडर्मिस लगे हैं, स्किन डीप तुम्हारे वुंड है। तो भला हुआ मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि हम लोग की जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आए और पार्लियामेंट के बाहर, या पार्लियामेंट तो नहीं लेकिन ऐसे स्थान पर लोग आए कि हमको जाना ही जाना है। उनका तो ठीक है, हम आपको जाने नहीं देंगे, तो आप क्या करेंगे? उनका मैं बल प्रयोग करूंगा, कैसे करेंगे? लाठी करना ना। अब लाठी की स्टेज खत्म हो गए। अब मेरी राइफल ली एनफील्ड मार्क 4 में 5 राउंड की मैगजीन है, एक मैं चेंबर में डालूंगा और ये मुझे मालूम है कि 6 को तो मैं मार के गिरा दूंगा। उसके बाद भी अगर आप में इतनी हिम्मत हो तो आप मुझे मार लीजिए, लेकिन आप यू विल गो टू दैट प्लेस अपॉन माई डेड बॉडी, मेरी लाश के ऊपर से गुजर के जाएंगे आप मेरे जीते जी आप न पार्लियामेंट हाउस जा पाएंगे, न मेरे जीते जी आप पीएम के रेजिडेंस से पहुंच पाएंगे। ये जज्बा हम चाहेंगे कि हमारे पुलिसकर्मी का हो, किसी के प्रति विद्वेष नहीं, कोई घृणा नहीं, कोई पूर्वाग्रह नहीं, कोई क्रोध नहीं, लेकिन जो हमारा कर्तव्य है, आपका मजमा खिलाफ कानून है, इल्लीगल है, और कानून के मुताबिक जो हमको कार्रवाई करनी है वो हम लोग करके रहेंगे। इश्करन जी सर, यही, क्योंकि दिस कैन नॉट बी द न्यू नॉर्मल। आज भी कोई प्रोटेस्ट करते हुए जा रहे थे पीएम हाउस के लिए। अब ये जंतर मंतर पे ही पिटीशन डल गई है कि टू सेंसिटिव, पुराने जमाने गए, आपको कहीं और जाके प्रोटेस्ट साइट बनानी पड़ेगी कि आप न्यू नॉर्मल कर दें कि हम पार्लियामेंट जाएं या पीएम हाउस जाएं, जहां पे जो आपने बताया सर, जेएम का व्यक्ति तो पुलिस की वर्दी पहन के वहां पे कुछ करना चाहता है और उसके बाद आप बोलते हैं कि ये तो पुलिस की गलती है, पुलिस ने ही किया है। जैसे अजमल कसाब आया था सर, तो ये तो वेश तो ये पुलिस का या साधु का या हिंदू का पहन के ही करेंगे, बिकॉज दैट क्रिएट्स द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन टू सेल के ये तो भारत स्टेट का हाथ है इसके पीछे। तो सर, ये आप जो फ्लैग ऑफ कर रहे हैं, आई होप जो आप सॉल्यूशंस दे रहे हैं, दे लुक एट इट वेरी वेरी सीरियसली, बिकॉज इट नीड्स टू बी डन सर नाउ। ये तो नई स्ट्रेटेजी बनी गई है सर। बिल्कुल जी सर, आप सही कह रहे हैं, और इसी पे कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन प्लान होना चाहिए, इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम भी रिवाइज होनी चाहिए और उसमें टीथ और डालने चाहिए, जिससे कि बिना समय गंवाए हम ऐसा प्रत्युत्तर दें भीड़ का। हमारे पीसफुल लोग, बेगुनाह नौजवान, पीसफुल बेगुनाह नौजवान हो, ये भी हमें डाउट है कितने नौजवान हैं, कितने आपके मिडिल एज्ड हैं और कितने पीसफुल हैं। 150 पुलिस कर्मियों की हड्डी पसली तोड़ दी तो आपका पीसफुल कहां से रह गया? 30 गाड़ी आपने फूंक दी। जी सर, थैंक यू सर, आपने समय दिया और ये जो पोटेंशियल सॉल्यूशंस हैं उसकी तरफ रोशनी डाली। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू शरण जी, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, बहुत मजा आया बात करके। जी सर।